हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ा जा रहा है फर्स्ट यूनिट डीसी एंड एसी सर्किट्स। तो डीसी एंड एसी सर्किट्स में हम लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ चुके हैं जो था ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ कैसे करंट ग्रो कर रहा था किसी भी सर्किट में जिसमें एक इंडक्टेंस लगा हुआ था और लगा हुआ था उसके साथ एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध। इस प्रकार से ये सर्किट था। इसमें एक बैटरी कनेक्ट किया गया था, यहाँ पे था बैटरी और उसके बाद यहाँ पे एक की दी गई थी, स्विच दिया गया था जिसे ऑन करते ही ये बैटरी जिसका ईएमएफ ई था, सेल्फ इंडक्टेंस लगा, बैटरी का ईएमएफ ई था। इसमें जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस एल है, इंडक्टर है, इंडक्टेंस उसका एल है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है और एक स्विच था। तो ऐसा था और इसे ऑन करने के बाद जब ये सर्किट क्लोज हुआ, जब ये स्विच ऑन हुआ, स्विच क्लोज हुआ तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो एक करंट राइज करना स्टार्ट की। तो ये बैटरी जो है ये इधर से ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, लेकिन उसी दौरान जो इंडक्टर था वो इसका अपोज कर रहा था। करंट का जो इंक्रीमेंट था, राइज ऑफ करंट, उसका अपोज कर रहा था। तो ये हम लोग पूरा एक्सप्रेशन इसके लिए और पूरी हेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं कि अपोज कर रहा था, कुछ देर तक अपोज किया, फिर करते 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 बैटरी का ईएमएफ एक करंट फ्लो करा दिया और इसमें क्या हुआ कि फिर बाद में इसका अपोजिशन जो है ख़त्म हो गया और इसमें करंट फ्लो करने लगी, स्टेडी करंट ई बाई आर फ्लो करने लगी। अब जब करंट इसमें फ़्लो करने लगी तो फ्लो करने के बाद अब एक काम अगर किया जाए, इसमें से बैटरी रिमूव कर दिया जाए तो स्टेडी करंट, मैक्सिमम करंट था जो, उससे अब करंट जो होगा वो होगा फॉल करना स्टार्ट करेगा, जिसे कहेंगे डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो हमें क्या पढ़ना है? डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, कम होना, फॉल होना, घटना। तो डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। इसमें लगा हुआ था एक बैटरी। अब अगर बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, इसमें से बैटरी है, बैटरी की जगह ये वायर कनेक्ट करके दोनों को जोड़ दिए, तो अब इसमें शुरू में स्टेडी करंट या बैटरी जो है, अब अगर बैटरी रिमूव करते समय देखा जाए तो रिमूव जब किए उस समय इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी जिसे स्टेडी करंट कहा गया। उस करंट को फ्लो करने के बाद फ्लो कर ही रही थी, तब हम लोग बैटरी इसमें से रिमूव कर दिए। अब बैटरी रिमूव करेंगे तो रिमूव करते टाइम तो उतना करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब उसके बाद ये बैटरी ख़त्म हो गया तो बैटरी यहाँ से रिमूव हो गया, हट गया है, जिसकी वजह से करंट धीरे धीरे घटेगी। जो ये इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर हमेशा जो है वो राइजिंग का भी, जब करंट राइज कर रही थी उसका भी अपोज कर रहा था, और जब करंट ये फॉल करेगी तो उसका भी अपोज करेगा। इसका काम ये करंट के वेरिएशन का अपोज करना, राइज करेगी तब भी अपोज करना और फॉल करेगी तब भी अपोज करना। तो कहानी इसमें यही है कि स्टेडी करंट एक अचीव हो गई थी, उसके बाद इसमें से बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बैटरी को अगर हटाया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंडक्टर का वो काम करेगा और इंडक्टर जो है वो करंट के फॉल का अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन मिलता है, किस एक्सप्रेशन के साथ ये करंट धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक पहुँचती है, उसी का हमें पूरा एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले लिखें आफ्टर द स्टेडी करंट, लिख दें कुछ बात, आफ्टर अचीविंग या आफ्टर द स्टेडी करंट। आफ्टर द स्टेडी करंट अचीव्ड। तो स्टेडी करंट हमें मिल गई है। अब एक कंडीशन आती है कि इसमें से बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, अचीव्ड या इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड। अब इसमें से क्या किया जाए कि बैटरी को रिमूव कर दिया जाए। तो बैटरी को रिमूव किया जाए। इफ सोर्स ऑफ एमएफ, इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ अर्थात जो बैटरी ये लगी हुई थी इसे रिमूव कर दिया गया। सोर्स ऑफ ईएमएफ अर्थात बैटरी इज रिमूव्ड, हटा लिया गया, बैटरी को हटा दिया गया इस सिस्टम से। तो अब क्या होगा, जब बैटरी हटा दिया गया तो ये इंडक्टेंस जो है
अब करंट जो है, करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, घटेगी, फॉल करेगी। तो लिख दें इस बात को, करंट बिगिंस टू डीके। करंट घटना स्टार्ट करेगी, डीके, या फिर जिसे कह सकते हैं फॉल, गिरना, कम होना। फॉल एक्सपोनेंशियली, वही टर्म हमें फाइंड करना है, फॉल एक्सपोनेंशियली इन LR सर्किट, जो बनाया वही लिख दिया गया कि क्या किया गया, आफ्टर स्टडी करंट इस्टेब्लिश्ड, स्टडी करंट इसमें हो गया जिसकी वैल्यू थी I नॉट इज इक्वल टू E/R। अगर ये नहीं रहता तो उतना ही करंट फ्लो कर रहा था, तो I नॉट इज इक्वल टू था E/R, ये स्टडी करंट था, ये अचीव हो गया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब उसके बाद जब बैटरी रिमूव कर देंगे तो ये करंट तो फ्लो कर ही रहा है। अब क्या होगा, जब बैटरी रिमूव करेंगे तो यहाँ से करंट धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो करंट बिगिंस टू डीके या फॉल एक्सपोनेंशियली इन LR सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो का काम कर रहा है, वो अपोज करेगा, वो हमेशा अपोज ही करता है। या तो करंट अगर राइज कर रही हो तो उसका भी अपोज करेगा, करंट अगर किसी सर्किट में बढ़ रही हो तो उसका भी अपोज करेगा, विरोध करेगा, और करंट अगर किसी सर्किट में घट रही हो तो उसका भी विरोध करेगा। उसका काम है किसी भी करंट में होने वाले बदलाव, चेंज का अपोज करना। तो इस बात को भी लिख दें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल oppose the fall of current, करंट का जो डीके हो रहा है उसका ये अपोज करेगा। तो अब देखें तो इस सर्किट में तो बैटरी रिमूव कर दिया गया, ये स्विच था, स्विच को कनेक्ट कर दिया गया, ये ऑन हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस है L, और एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है कैपिटल R। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो इस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना, यही इंडक्टर का जो ईएमएफ है वही होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि यही बचा, बैटरी तो है नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट माइनस LdI/dt। ये इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब उसके बाद ओम्स लॉ लगाएं, इस पे, इस सर्किट में लगाएं ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, क्योंकि इफेक्टिव ईएमएफ तो यही है, इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट ये है, और ईएमएफ या वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IR। तो इधर हो गया V, वोल्टेज की वैल्यू हो गई माइनस LdI/dt, माइनस LdI/dt इज इक्वल टू IR, इज इक्वल टू हो गया V इज इक्वल टू IR। तो V इफेक्टिव ईएमएफ हो गया माइनस LdI/dt, और इधर करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है करंट हो गया, अब इसकी वजह से फ्लो करेगा करंट, तो I, और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो ये हो गया माइनस LdI/dt इज इक्वल टू IR। या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ भी लगा सकते हैं जिसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में यहाँ से चलें तो ये हो गया माइनस, अब प्लस इसका वोल्टेज देखा जाए तो इसके लिए हो जाएगा प्लस I इंटू R। तो ये माइनस, ये दोनों, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो KVL लगाएं या फिर ओम्स लॉ लगाएं, दोनों में बात एक ही मिलती है हमें। तो इतनी बात हो गई कि डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट क्या होगा, जब बैटरी को रिमूव करेंगे तो स्टडी करंट से करंट जो है वो फॉल करना, डीके होना स्टार्ट करेगी। उसके बाद ये घटते घटते क्या होगा, किस प्रकार से घट रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म में घटेगी, उसी टर्म को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास टर्म आ गया माइनस LdI/dt इज इक्वल टू IR। अगर इसे रीअरेंज करके सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं। DI/dt, DI और I को एक साथ रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक साथ रखते हैं। टाइम वाला टर्म एक तरफ और करंट वाला टर्म एक तरफ। तो एक तरफ अगर इसे लिखें तो यहाँ है DI, I वाले टर्म को एक साथ रखें अगर, तो यहाँ पहले पूरे टर्म को ही लिख लें। तो ये है माइनस LdI/dt, माइनस LdI/dt इज इक्वल टू IR।
तो करंट वाले टर्म को अगर एक साथ लिखें तो डी आई और यहाँ पे आई, तो डी आई अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में था आई तो यहाँ अपॉन में आई, इज इक्वल टू इधर अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे था पहले से माइनस आर, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस आर अपॉन एल था, ये हो गया एल, और डी टी था तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया डी टी का। या इस टर्म को अगर एक साइड ही लिखें तो लिख सकते हैं इसे माइनस आर बाई एल डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई आई। अब तो इसे डिफरेंशियल टर्म है तो इसे इंटीग्रेट करके ही सॉल्व किया जा सकता है बाय इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। समाकलन करने पर क्या मिलता है, समाकलन करने पे ये हो गया माइनस आर बाई एल और डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी इज इक्वल टू डी आई बाई आई, मतलब इसका 1 बाई एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है लॉग एक्स, तो ये हो गया लॉग आई। इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो अब लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट से अगर सॉल्व करें तो यहाँ लिमिट फिर लगाएंगे 0 टू टी, टाइम 0 से टी तक हो रहा है। और अगर करंट की बात करें तो करंट के लिए लिमिट हो जाएगा 0 पे कितना करंट था, टाइम जब 0 था बैटरी रिमूव की गई थी तो मैक्सिमम करंट था, तो ये हो जाएगा आई नॉट, और टी टाइम के बाद 0 करंट हो जाएगा तो आई नॉट टू आई। तो ये लिख सकते हैं या फिर इनिशियल और फाइनल कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं जैसा पहले वाले लेक्चर में किया गया था। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो टर्म मिला है वो टर्म मिला है माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग आई प्लस सी। इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या लिया गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, कह सकते हैं कि एट इनिशियल कंडीशन या व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एट इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था में, एट इनिशियल कंडीशन क्या होगा इनिशियल कंडीशन में। तो शुरुआत करें जब बैटरी को हटाया गया था, तुरंत जब बैटरी को हटाया गया था तो समय की वैल्यू थी उस समय t इज इक्वल टू था 0, टाइम 0 था। और जब बैटरी को रिमूव किए थे उस समय इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था जिसकी वैल्यू थी, जिसे कहा गया स्टेडी करंट, अर्थात जब बैटरी रिमूव की गई उस समय स्टेडी करंट फ्लो कर रहा था, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, और इसकी वैल्यू थी आई नॉट इज इक्वल टू, या आई इज इक्वल टू था आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट, या ई बाई आर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू इसमें अप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू 0 रखें तो ये हो गया माइनस आर बाई एल इंटू 0, ये पूरा टर्म हो गया 0 इज इक्वल टू लॉग आई की जगह अब क्या रखना है, मैक्सिमम करंट जो स्टेडी करंट था, ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस सी हो गया। अब यहाँ से अगर c की वैल्यू की बात करें तो c तो रह गया अपनी जगह, c ये था इक्वल, और log आई नॉट इधर है तो इसे इधर भेजना पड़ेगा, ये हो गया माइनस log आई नॉट। तो इक्वेशन नंबर 1 में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद, इनिशियल कंडीशन कब, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, तुरंत जब बैटरी रिमूव किया गया था तब, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड या सोर्स ऑफ ईएमएफ वाज रिमूव्ड, उस टाइम की बात करते हैं। तो उस समय तो 0 ही था, और जो करंट था मैक्सिमम करंट, स्टेडी करंट था। अब इसके बाद अगर बात करें तो इस इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि ये जो c की वैल्यू मिली है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो मिल गई है, इस वैल्यू को रख दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 था माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग आई प्लस सी। अब c की वैल्यू हमें नहीं पता थी, जो था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू है माइनस लॉग आई नॉट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, लिख दें इस बात को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation 1, समीकरण 1 में ये वैल्यू रखें तो ये था माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग आई
प्लस सी, तो प्लस हो गया और सी की वैल्यू हो गया माइनस लॉग आई नॉट, माइनस लॉग आई नॉट। तो अगर इसे देखा जाए तो प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये बीच में हो गया माइनस। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। तो यहाँ भी है लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग आई बाई आई नॉट, और यहाँ से माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब ये लॉग के टर्म में आ गया, लॉग के टर्म में आ गया, तो इसे सॉल्व करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा जा सकता है। इधर से ये हो गया e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट, आई बाई आई नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके अपॉन में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा, ये हो गया आई इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये हो गया करंट के लिए वैल्यू। तो करंट के लिए जो एक्सप्रेशन आया वो आया है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अर्थात क्या हुआ, टाइम की वैल्यू अगर बढ़ेगी, टाइम की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी अगर तो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घटेगी। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इस एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घटेगी। एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू अगर घटेगी तो उस घटी हुई वैल्यू का मल्टीप्लाई इस मैक्सिमम करंट के साथ हो रहा है, इस डी करंट के साथ हो रहा है, तो इसके साथ जब घटी हुई वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू भी घट जाएगी। अर्थात जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घटेगी और उस हिसाब से ये करंट की वैल्यू भी इस सर्किट में, इस परिपथ में घटेगी। तो यही है डी के ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, जिसके लिए टर्म हमें मिला है, एक्सपोनेंशियल टर्म ये मिला है, इसी के आधार पे करंट की वैल्यू टाइम के साथ घटेगी। जो एक्सप्रेशन था आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, कह सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन बाई विच करंट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इन द सर्किट। अब इसके बाद इसमें लगाते हैं की पॉइंट्स और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो बात करते हैं इस पर। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की पॉइंट के अंतर्गत 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स, सबसे पहली बात करें एल बाई आर की, तो एल बाई आर इससे पहले भी राइजिंग वाले में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एल बाई आर इज इक्वल टू लेमडा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसे कहा जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, या कहा जा सकता है टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहा जाए या फिर कहा जाए टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है टाइम का, इट हैज़ द यूनिट ऑफ टाइम, इट हैज़ द डायमेंशन भी लिखा होगा कहीं कहीं और यूनिट भी लिखा होगा, इट हैज़ द यूनिट ऑफ टाइम या इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। अगर इस बात का भरोसा ना हो तो ये डायमेंशन निकाल के, इसका यूनिट निकाल के देख सकते हैं। एल के अगर यूनिट की बात करें तो एल का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या है ये होता है ई एम एफ। तो ई एम एफ इसकी जगह लिखा जा सकता है वोल्ट, इसका यूनिट हो गया वोल्ट, इसका तो यूनिट फाइंड करना ही है। डी आई मतलब करंट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में लिख दें एम्पियर अपॉन डी टी अर्थात टाइम, टाइम अपॉन में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया एल का जो यूनिट हो गया वो हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। तो एल की जगह अगर यूनिट रखें तो एल का जो है यूनिट हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। फिर नेक्स्ट लाइन में ये तो एल हो गया अपॉन में आर, आर यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो अपॉन में ओम। किसके लिए ये लेमडा के लिए, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के लिए। अब अगर एम्पियर इंटू ओम देखा जाए तो एम्पियर इंटू ओम, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो V जहाँ पे ये क्या है वोल्ट, I माने करेंट एम्पियर
और आर मतलब रेजिस्टेंस ओम। तो एम्पियर इंटू ओम इज इक्वल टू क्या है वोल्ट, तो एम्पियर इंटू ओम इज इक्वल टू हो गया वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट ये कैंसिल हुआ, लेमडा इज इक्वल टू बचा केवल सेकेंड, लेमडा इज इक्वल टू हो गया सेकेंड। अर्थात जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है उसका जो यूनिट है, उसका जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन है, वो है डायमेंशन है टाइम का। अर्थात इसकी जगह हम प्लेस कर सकते हैं टाइम। तो नेक्स्ट इसी की जगह हम लोग प्लेस कर रहे हैं टाइम को। तो अर्थात ये लिखा जा सकता है टाइम टी, तो टी की जगह लिख लें अगर एल बाई आर, तब देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही थी करंट, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं, टी की जगह प्लेस करते हैं एल बाई आर। तो इसे देखते हैं। एक्सप्रेशन था हम लोगों के पास आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, माइनस आर बाई एल इंटू टी। और इस पे ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। ग्राफ अगर बनाना हो तो ग्राफ बनाएंगे कि कैसे टाइम के साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज तो कर रही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा डिक्रीज्ड वैल्यू का, कम हुई वैल्यू का। तो कम वैल्यू का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मान भी कम हो जाएगा, तो आई की वैल्यू घट जाएगी। अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी। और स्टार्टिंग में एट टी इज इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू थी मैक्सिमम, करंट की वैल्यू थी मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी जिसे कहा गया स्टेडी करंट। तो अगर यहाँ पे स्टेडी करंट अगर इसे बनाए, इधर टाइम बना लिए और इधर बना लिए करंट आई, ये हो गया आई नॉट स्टेडी करंट मैक्सिमम करंट, ये हो गया आई, ये हो गया आई नॉट स्टेडी करंट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू घट रही है। इसे कहें डीके ऑफ करंट। ये जो ग्राफ शो कर रहा है यही है डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। और किस टर्म से हो रहा है, ये हो रहा है आई नॉट ई टू द पावर, आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये ग्राफ बन गया। अब उसके बाद एक पॉइंट और देखें। हाँ, कौन सा पॉइंट, हमें इसमें इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट सब कुछ बात कर लिए थे। अब हमें टी की जगह प्लेस करना था एल बाई आर। टी की जगह प्लेस करें अगर एल बाई आर, तो आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू, अब टी की जगह हमें प्लेस करना एल बाई आर। टी क्या था, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट या टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो इतना हो गया, एल से एल कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट ई टू दी पावर -1, ई टू दी पावर -1 अर्थात आई इज इक्वल टू आई नॉट, ई को नीचे लिख दें तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई ई। और ई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, ई की वैल्यू ये हो गया आई नॉट बाई ई की वैल्यू होता है 2.718। अगर इससे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.3679। तो ऊपर आई नॉट है इंटू आई नॉट, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं 0.37 ऑफ आई नॉट। तो अब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ प्लेस कर लिए। कितना वैल्यू प्लेस कर लें, एल बाई आर। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें जो करंट की वैल्यू मिल रही है आई इज इक्वल टू, वो मिल रही है 0.37 ऑफ आई नॉट। अर्थात इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कोई भी करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37% डिक्रीज हो जाता है। तो वो टाइम जिसमें कोई भी करंट अपने पीक करंट से, अपने स्टेडी करंट से, अपने मैक्सिमम करंट से 37% कम हो जाए, या ये कह लें कि कोई भी करंट किसी अपने मैक्सिमम करंट का कितना कम हो जाए, 0.37 टाइम्स कम हो जाए, उसे कहेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। या ये कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें कोई भी करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का आई नॉट बाई ई टाइम्स हो जाए, उसे ही कहा जाएगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो किसी भी डेफिनेशन को लिखा जा सकता है इनमें से। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टाइम ड्यूरिंग विच करंट फॉल्स टू, लिख दें अगर तो दैट टाइम, या टाइम ड्यूरिंग विच, टाइम ड्यूरिंग विच करंट
करेंट फॉल्स, गिर जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, फॉल्स 37%, या फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम टू 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम से कितना कम हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू का 37% कम हो जाए जितने टाइम में, उसे ही कहा जाएगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो इतनी बात थी, इतना हमें पढ़ना था। अब उसके बाद डिफरेंस, इस एक्सप्रेशन को जो अभी हमें मिला था I=I0, डिफ्रेंशिएट करके ये भी फाइंड कर सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेन जो था हमें डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट हमें फाइंड करना था, और इससे पहले वाले में पढ़े थे हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, उसके लिए एक्सप्रेशन मिला था। अब फिर डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, उसके लिए एक्सप्रेशन मिल गया, इसके लिए एक्सप्रेशन मिल गया I0 e⁻⁻R/L/T। ग्रोथ वाले में था एक्सप्रेशन में, और ग्रोथ वाले सर्किट में या ग्रोथ वाले एलआर सर्किट में हमें एक्सप्रेशन जो मिला था वो मिला था I=I0 1-e⁻R/L/T। तो ग्रोथ और डीके दोनों के एक्सप्रेशंस हो गए, इसके की पॉइंट्स हो गए, इनके बारे में ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसके बाद करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट यूनिट DC एंड AC सर्किट्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।